अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने जैसे कहा था कि हम थायरॉइड स्टार्ट करेंगे, तो अब हम थायरॉइड स्टार्ट करने लगे हैं। थायरॉइड का ये है कि उसमें स्टार्ट में उन्होंने नोट में दी हुई है सारी कि उसकी सिंथेसिस वगैरह कैसी होती है, उसकी नॉर्मल क्या-क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, तो वो आपने करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप पहले से करके आए हैं। और साथ-साथ नोट्स बनाने हैं आपने, और इसके अलावा आपने क्या करना है, इस तरह से आपकी जो मैं पढ़ाऊँगी आपका अभी तैयार भी हो जाएगा, साथ आपका कंबाइन भी हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि आपको जब आपका एग्ज़ाम आता है, तब ना आपको थायरॉइड ये जो एंडोक्राइन है चैप्टर 1 खोल के ना पढ़ना नहीं पड़ता। आप ना वहीं से जो आपने नोट्स बनाए थे वहीं से बन जाते हैं, और यकीन करिए आपके 2 या 3 पेजेज़ के अंदर ना आपका पूरा का पूरा एंडो जो है वो कवर करवा दूँगी मैं, मतलब इतना वो कंसाइज़ करवा दूँगी। चलिए जी, पहले हम पढ़ते हैं हमारा हाइपर, के हाइपर में क्या-क्या होता है, हमने क्या-क्या पढ़ना है। हाइपर को हम कहते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहते हैं, ठीक है। T3 और T4 का जो लेवल होगा ये इंक्रीज़ होगा, ठीक है। हाइपर का मतलब यही होगा। और TSH का लेवल कम होगा। ये आपने जो बात है वो जहन में कर लेनी है, ठीक है। आपको सिनेरियो में ये अगर वैल्यू देती हैं कि T3 T4 ज़्यादा है और TSH कम है, तो आपने फटाफट से पहले तो हाइपरथायरॉइडिज्म की तरफ आ जाना है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं नेक्स्ट, कुछ अगर उन्होंने पॉइंट्स दिए तो हम कहाँ पे जाएंगे। अब T3 T4 ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा आप पहले पढ़ के आई हैं कि आपकी जो हाइपरथायरॉइडिज्म वाला टॉपिक दिया हुआ है आपकी बुक में, उसमें है ना सब कुछ लिखा हुआ है। हम यहाँ पे मेंशन करते हैं इसको, आपने नोट्स में बिल्कुल ऐसे अलग से इसको थोड़ा सा बिल्कुल मेंशन करना है कि हाइपरथायरॉइडिज्म में क्या होता है कि आपकी जो हाइपर फंक्शनिंग हो जाती है, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें कौन कौन से आपने याद रखने हैं, इसमें अपने इफ़ेक्ट्स याद रखने हैं कि बॉडी में कौन कौन से इफेक्ट्स आते हैं। आपकी बॉडी होगी वो सॉफ्ट हो जाएगी, वार्म, मैं वैसे बता देती हूँ आपको, सॉफ्ट हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, फ्लश्ड हो जाएगी, हीट इंटॉलरेंस हो जाएगी, वेट लॉस लास्ट में मेंशन करते हैं वो, ठीक है। वेट लॉस होगा इसके अंदर, ये सारे आपके एक्स्ट्रा आएंगे और उसकी एपेटाइट भी बढ़ जाएगी। अच्छा, इसके बाद उन्होंने लिखे हुए हैं जीआईडी के सिम्टम्स। जीआईडी सिम्टम्स क्या होगा, जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो उसने भी एक्टिविटी बढ़ा देनी है। जब वो एक्टिविटी बढ़ा देगा तो उसमें डायरिया हो जाएगा, माल एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, ठीक है, हाइपर मोटिलिटी हो जाती है इसकी आपकी जीआईडी के। तो आपने इससे बता देना है कि आपका डायरिया हो गया, मोटिलिटी बढ़ गई है। ये आपने पॉइंट नोट कर लिया है। इसके बाद आप क्या आते हैं कार्डियक। कार्डियक की भी जो है ना हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी तो आपको बताएं क्या होगा, उसको पाल्पिटेशंस होंगी, ठीक है। पाल्पिटेशंस के अलावा क्या होगा, टैकीकार्डिया होगा उसको। टैकीकार्डिया के अलावा क्या होगा कि उसका जो है ना हार्ट है ना वो फेल भी हो सकता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो जाए, इसकी इंक्रीज़ बढ़ जाए, तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो है इरिदमियाज हो सकती हैं अगर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो जाए तब। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात की न्यूरोमस्कुलर आपकी जो ये जिसे हम कहते हैं थायरॉइड एपैथी भी कह सकते हैं। इसमें क्या होती है कि आपकी जो मसल्स की है ना, उसकी प्रोक्सिमल मसल्स की वीकनेस हो जाती है। आपने ओक्यूलर तो बड़े ही अच्छे से पढ़ के आए हैं ना, आई के अंदर जो आपने आई में पढ़ी है। अगर आई में पढ़ी है तो फिर तो आपको याद होगा, वरना जब आप आई का जब सुनेंगे ग्रेव डिजीज़ वाला, ठीक है, ग्रेव्स ऑफ थर्मोपैथी देखेंगे तो उसमें सारे मैंने बताए हैं कि उसमें प्रोप्टोसिस होती है, वाइट स्टेरिंग गेज होती है, लिड लाइट फेनोमेनन होता है, ये सारा कुछ इसके अंदर होते हैं। इसके अलावा ना आगे आपको पॉइंट दिया हुआ है एक थायरॉइड स्टॉर्म का। थायरॉइड स्टॉर्म क्या होता है कि आपकी ना कोई स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट की एक्टिविटी होती है अचानक से कैटेकोलामिन्स जो है वो बढ़ जाते हैं। जब कैटेकोलामिन्स बढ़ जाएंगे अचानक से, और पहले से पेशेंट जो है वो ग्रेव डिजीज़ के अंदर है, तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी ना बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसकी वजह से ना उसको कार्डियक इरिदमियास की वजह से डेथ भी हो सकती है। एक ये आपने कर लिया पॉइंट। इसके अलावा आपका दिया हुआ है एपिथेटिक हाइपरथायरॉइडिज्म। ये क्या होता है कि वैसे तो जो ना ज़्यादा उम्र की थोड़ी सी एज में होता है ये, ठीक है। अगर यंग में अगर हो जाए सपोज थायरोटॉक्सिकोसिस, तो इसे हम यंगर पेशेंट्स के अंदर हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये ना हमारे पास एपिथेटिक हाइपरथायरॉइडिज्म है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। अच्छा, ये आपने कर लिया यहाँ तक। ये आपके जो पॉइंट्स हैं ये फजूल के पॉइंट्स हैं, इसको आपने सिर्फ जस्ट रीड करना है एक दफ़ा, ठीक है। उसके अलावा आपने इसको छोड़ देना है। ये हमने इस तरह यहाँ पे हमने साइड पे कर दिया। हमें थायराइड का टेस्ट करवाना है तो सबसे पहले हमारी प्रेफरेंस होनी चाहिए कि हम TSH का लेवल करवा लें, ठीक है। तो ये आपका MCQs हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है ये। उसके बाद अब हम करेंगे कि इसकी कौन कौन सी जो होती है ना वो कॉजेज़ होती हैं जो कि आपको हाइपरथायरॉइडिज्म करवाती हैं, कौन कौन सी डिजीज़ होती है। तो अब हमने पढ़ना है कॉजेज़। अब कॉजेज़ का ना आपका टेबल दिया हुआ है एक, ठीक है। आपका टेबल दिया हुआ है, वो आपने टेबल सारा का सारा करना है। मैं दोबारा आपको यहाँ से बता देती हूँ कौन कौन से पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, कॉजेज़ के लिहाज से हमने हाइपरथायरॉइडिज्म जो है ना वो हमने डिवाइड कर दिया है दो में इस तरह डिवाइड कर दिया है। एक हमने किया है कि जो है ना एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ, हाइपरथायरॉइडिज्म के साथ। मीन जो हमारा ग्लैंड है वही सक्रीट कर रहा है, ठीक है। और दूसरा जो होता है नॉट एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ, हाइपरथायरॉइडिज्म के साथ। मतलब इसमें क्या होता है कि कोई बाहर से कोई और चीज़ या कोई और ऐसा फैक्टर है जो कि बढ़ा रहा है, लेकिन हाइपरथायरॉइडिज्म अपनी ग्लैंड की नहीं, मतलब ग्लैंड जो प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अच्छा, अगर हम बात करें एसोसिएटेड के साथ तो हमारा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसको हमने दो में डिवाइड किया है।
एक हमने डिवाइड कर दिया इसको प्राइमरी के साथ, ठीक है, कि प्राइमरी कॉजेज़ कौन कौन से होंगे, सेकेंडरी कॉजेज़ कौन कौन से होंगे। अगर हम बात करें इसके अंदर प्राइमरी कॉजेज़ कौन सी होंगी, सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर वो है ग्रेव्स। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपने पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। ग्रेव डिजीज़ जो होती है इसकी एक कॉज होती है, इसको हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम आपने साथ कर लेना है कि डिफ्यूज़ टॉक्सिक हाइपरप्लेजिया। मीन आपका पूरा का पूरा जो ग्लैंड है उसका जो होता है वो डिफ्यूजली हाइपरप्लेजिया हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने एक ये कर लिया। सेकंड आपने करना है हाइपर फंक्शनिंग या टॉक्सिक कहते हैं हम इसको, या फिर आप कहते हैं मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर। इसका भी आपके पास सिनेरियो आता होता है, ठीक है, ये भी हमने पूरा पढ़ना है। तो ये और ये हमने पूरा पढ़ना है। मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर या हाइपर फंक्शनिंग टॉक्सिक भी कह सकते हैं इसको। इसके अलावा ना आपका थर्ड जो होता है ना वो होता है आपका हाइपर फंक्शनिंग कोई एडिनोमा हो जाए। मीन आपका जो ग्लैंड है या तो वो पूरा का पूरा जो है ना उसका हाइपरप्लेजिया हो जाए, ये हमने कर लिया, या फिर बहुत ज़्यादा उसके अंदर नोड्यूल्स बन जाएं, ठीक है, और हाइपर फंक्शनिंग हो वो, ठीक है, तो मल्टी नोडुलर ग्वाइटर हो सकते हैं। यहाँ पे हाइपर फंक्शनिंग अपने लिख देना है। साथ आपका हाइपर फंक्शनिंग ही है, लेकिन क्या चीज़ हो गई, इस पर एडिनोमा हो गया। मीन एडिनोमा कोई ऐसा ट्यूमर हो गया जो कि सिक्रेशन बढ़ा रहा है इसकी, ठीक है, ये आपने कर लिया। उसके बाद आपकी फोर्थ पॉइंट आपने दिया हुआ है उन्होंने कि आयोडीन इंड्यूस्ड भी होता है। ये हमें डिटेल से नहीं पढ़ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपने नाम याद कर लेना है, ठीक है, आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर हम बात करें सेकेंडरी की, तो आपके माइंड में क्या आती है कि सेकेंडरी कॉजेज़ क्या होनी चाहिए। प्राइमरी कॉजेज़ वो होती हैं जो कि खुद इटसेल्फ हमारा जो ग्लैंड है, थायरॉयड ग्लैंड है, सिर्फ और सिर्फ वो प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो ये प्रोड्यूस होगा कहाँ से, TSH ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है ना। एक दूसरा रास्ता ये भी तो है, TSH ज़्यादा होगा तो T3 और T4 जो है वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये जो केस होगा इसमें कैसे, ये कब होगा, ये आपका जब पिट्यूटरी के अंदर ना एडिनोमा हो जाए, पिट्यूटरी ग्लैंड जब प्रोड्यूस करा था TSH, उसका जो एडिनोमा हो जाए, ठीक है, तो वो स्प्लिट करेगा TSH ज़्यादा। तो इस केस में हमें TSH लेवल ज़्यादा मिलेगा। हालांकि हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि हमारा T3 T4 लेवल ज़्यादा होगा, TSH ये तब की बात है जब आपकी कॉज जो है वो प्राइमरी हो, और मोस्टली केसेस में यही कॉज होती है, तो हम इसलिए यही लिखते होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सेकेंडरी कॉज होगी तो हमने क्या करना है, T3 T4 लेवल ज़्यादा है और TSH लेवल भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है बॉडी में अगर सपोज कि हम TSH लेवल देखते हैं, हमें TSH का लेवल जो है वो ज़्यादा मिलता है, साथ हाइपरथायरॉयडिज्म भी है। इसका मतलब ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर है। अगर हमें बॉडी के अंदर जो है T3 T4 लेवल ज़्यादा मिल रहा है लेकिन TSH लेवल कम मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि कॉज जो है प्राइमरी है, TSH का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, खुद ग्लैंड ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। आपको यहाँ पर तो अच्छे से बात करते हैं। जो कि एसोसिएटेड नहीं होता लेकिन फिर भी जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, वो आपने जस्ट नेम करने हैं इसके अंदर। कि एक होती है ग्रैनुलोमैटस जो होती है, डिकोएन भी कहते हैं इसको। ये सिर्फ और सिर्फ आपके MCQs में आ सकती है, या अगर उन्होंने कॉजेज़ पूछनी है तो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो होती है इसमें क्या होता है कि आपकी जो ग्लैंड होती है वो ना इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और ये ना इसमें क्या होती है, थायरॉयडाइटिस हो जाता है, इसके अंदर थायरॉयडाइटिस हो जाता है। और ये जो होती है ये पेनफुल कंडीशन होती किस वजह से, इसकी कॉज क्या होती है, इसकी कॉज होती है वायरल कॉज होती है, और ये मोस्टली 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज में होती है। ये जो टॉपिक है आपका लिखा हुआ है ये हमने कंप्लीट यहीं से कर लिया, इतना ही करना है, आप जस्ट रीड करना है, इसको छोड़ देना है। जो आपके सब एक्यूट लिम्फोसिटिक थायरॉयडाइटिस है, ठीक है, ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ये होती है एसोसिएटेड प्रेगनेंसी के साथ, ठीक है। प्रेगनेंसी के बाद जो होती है, पोस्टमार्टम के बाद ना आपकी जो होती है ये थायरॉयडाइटिस हो जाती है, इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाती हैं। इसमें क्या होता है कि पहले इनिशियली जो है ना वो T3 T4 लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद ना ऐसा ऐसा यूथायरॉइड हो जाता है, हमें नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। ये भी आपने इतना सा ही करना था, ये हमने करवा दिया आप। इसके अलावा थर्ड पॉइंट आपका ये होगा कि जो हमारा टेराटोमा होता है, टेराटोमा के अंदर क्या होता है कि जो ओवेरियन टेराटोमा होता है उसमें क्या होता है कि आपके जो ग्लैंड्स होती हैं वो डिफरेंशिएट करके थायरॉइड बना देते हैं। उसे हमने कहा था स्टूमा ओवेराई कहा था, जब आप बल्कि पढ़ेंगे अब फोर्थ ईयर के अंदर फीमेल पढ़ेंगे, वहाँ पे टेराटोमा के अंदर ये बात लिखी होती है कि ये डिफरेंशिएट कर जाता है थायरॉइड टिश्यूज़ के अंदर। तो वो जब प्रोड्यूस करेगा तो वो बाहर से आएगा ना किसी और जगह से, तो ये हो सकता है। इसके अलावा लास्ट में आपको लिखा है फिक्शियस थायरोटॉक्सिकोसिस, मीन अगर बाहर से हमने कोई जो है ना एक्सोजिनस थायरॉइड इंटेक ले लिया है तभी वो इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। ये आपने जस्ट रीड करना होता है, ये मैंने ज़्यादा करवा दिया आपको, बाकी आपने छोड़ देना है। सो आपने अपने नोट्स के ऊपर ना जो मेंशन करना है ना, सिर्फ और सिर्फ ग्रेव्स डिजीज़ मेंशन करना है इसके अंदर, और मल्टी नोडुलर ग्वाइटर करना है, ठीक है। बाकी आप छोड़ दें, बाकी आपने टेबल से ही याद करना है। सो अब हमने हाइपरथायरॉयडिज्म में कौन सी पढ़ी है, एक प्राइमरी कॉज पढ़ी थी,
ठीक है, और एक सेकेंडरी पे। तो इन दोनों को हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। तो सेकेंडरी में क्या हमने बता दिया था मैंने कि आपका जो होगा, हमने ये बात कर ली है कि TSH लेवल ज़्यादा होगा क्योंकि सेकेंडरी कोज इसकी T3 T4 लेवल भी ज़्यादा होगा। ये हमें लेबोरेटरी में मिलेंगे तो हम कहेंगे TSH सिक्रेटिंग जो है पिट्यूटरी एडेनोमा, ये हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी में हमने जो पढ़ा था, सबसे पहले मैंने बताया था कि आपने जो डिफ्यूज़ गोइटर था, ठीक है, डिफ्यूज़ टॉक्सिक हाइपरप्लेजिया हो रहा था ग्लैंड का, हमने वो पढ़ना है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज़, ठीक है। अब ग्रेव्स डिजीज़ में एक बात तो कंफर्म हो गई है ना कि इसमें T3 T4 लेवल ज़्यादा होंगे, TSH लेवल जो है वो कम होगा, ठीक है। ये हमने डन कर लिया। इसके अंदर लेबोरेटरी जो डायग्नोसिस है वो हमने कर ली है। अब ये होती क्या ग्रेव्स डिजीज़? ग्रेव्स डिजीज़ जो होती है ना, ये सबसे पहली बात आपने याद रखना है कि ये मोस्ट कॉमन काज है, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म की मोस्ट कॉमन एंडोजिनस काज है। एंडोजिनस मीन अंदर से एक प्रॉब्लम है, बॉडी के अंदर थायराइड का प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, इसमें मसला क्या होता है कि भाई जो ग्लैंड है हमारा वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से जो आपके होते हैं ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं, मीन अपनी जो बॉडी के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो मिमिक करती हैं। किसकी तरह मिमिक करती हैं? वो ऐसा एक्ट करती हैं TSH की तरह, ठीक है। अब ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो मिमिक करती हैं एज अ TSH की तरह, हमारा जो मॉलिक्यूल TSH जो आता है ये आके एक्टिवेट करता है थायराइड के सेल्स को, ठीक है, ताकि वो एक्टिवेशन करवा दे और वो बढ़ा दे, क्या चीज़ बढ़ा दे, T3 T4 बढ़ा दे। अब यही ऑटो एंटीबॉडीज़ आके ये एक्ट करेंगी थायराइड के पर TSH रिसेप्टर पे जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने T3 T4 बढ़ा देना है, ठीक है। ये सिंपल सा आपका पैथोजेनेसिस है, बस आपने यही लिखना है इसके अंदर। बस 2-3 पॉइंट और है बताती हूँ मैं, आपने बस ये लिखना है कि हमारी जो बॉडी है उसकी क्या होती है कि जो सेल्फ टॉलरेंस होती है हमारी अपनी एंटीबॉडीज़ के ख़िलाफ़, ठीक है, वो ख़त्म हो जाती है। ख़त्म होने की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में TSH रिसेप्टर के ख़िलाफ़ ना ये एज एंटीजन एक्ट करता है, ठीक है। इसके ख़िलाफ़ क्या बनती है, एंटीबॉडीज़ बनती हैं। ये एंटीबॉडीज़ आके जी इसको स्टिमुलेट करवाती हैं। स्टिमुलेट करने से T3 T4 लेवल बढ़ जाता है। अब हमने याद रखना है कि ये एंटीबॉडीज़ कौन कौन सी होती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं आपकी। ये होती हैं आपकी 3 तरह की। एक होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। अब पता है ना कोई स्टिमुलेट ही करवा रही है ना उसको, हमारी इस ग्लैंड को, तो हम इसे कहेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एक आपकी ये होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें मोस्टली जो होती है वो IgG की फॉर्म में होती है। सेकंड जो होती है वो आपकी होती है थायराइड ग्रोथ स्टिमुलेटिंग। एक तो जनाब वो जाके ना स्टिमुलेट कर रहा है हमारे ग्लैंड को, साथ साथ उसको ग्रोथ भी करवा रहा है कि तुम है ना अब फ्रेश भी हो जाओ और हेल्दी भी हो जाओ ताकि और ज़्यादा प्रोड्यूस करो। तो उन्होंने जाके उसकी ग्रोथ भी करवा दी, तो ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा आपकी थर्ड जो तीसरी होती हैं, ठीक है, ये 2 हो गई, और ये थर्ड जो होती है आपके पास वो कौन सी होती है, TSH बाइंडिंग इनहिबिटर, ठीक है। तो ये भी आपके होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। क्या करते हैं, इन्होंने तीनों काम करने हैं। एक तो ये जाके ना हमारे ग्लैंड को ना स्टिमुलेट करेंगी, ठीक है। दूसरा काम ये करेंगी कि थायराइड ग्रोथ स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स आएंगी, वो जाके इसकी ग्रोथ करवाएंगी ताकि ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाए, ठीक है। थर्ड काम क्या करेंगी कि जो TSH बेचारा था, एक तो उसकी जगह पे खुद जाके उसने अटैच हो गया। इसके अलावा TSH के साथ भी बाइंड करके ना इसको भी इनहिबिट कर रहा है। तो TSH बाइंडिंग इनहिबिटर्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ तक इसकी पैथोलॉजी समझ आ गई होगी इसकी।